Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 24, 2024 and the day is Thursday. आज का दिन काफ़ी अच्छा है ना, October 24, 2024. इस तरह के डेट्स क्या आपको भी फैसिनेट करते हैं? मुझे तो करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग हेडलाइंस की बात करते हैं। तो देखो, मोदी और शी जिनपिंग की आप हैंडशेक देख रहे हो। देखने में तो एक नॉर्मल हैंडशेक लग रही होगी, बट दिस मीन्स अ लॉट। दो ऐसी पावरफुल कंट्रीज जिसमें दोनों अपने पॉपुलेशन ले लो, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले लो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ले लो, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज अगर साथ में आ रही हैं तो ये वर्ल्ड के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्वल है। और हमारे रिलेशंस ट्रेड से लेकर के जियो पॉलिटिकल सारे के सारे जो है वो सुधरते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो है बॉर्डर पे क्या क्या चीजें इन दोनों ने बात किया। एक तो पहली चीज आपको कल ही बताया था मैंने कि 5 साल में पहली बार ये कोई बायलैटरल मीट है। लास्ट ये लोग कहाँ पे मिले थे, कल मैंने अच्छे से बताया था आप लोग, महाबलीपुरम बताया था मैंने आप लोगों को। महाबलीपुरम में ये लोग मिले हुए थे 2019 अक्टूबर के टाइम पे मिले थे। जब कुछ ही टाइम बाद आपको क्या बताया था मैंने कि स्टार्ट हो गया था वो जो एलएसी वाला स्टैंड ऑफ था। तो एलएसी स्टैंड ऑफ 2020 से जस्ट पहले अक्टूबर 2019 को महाबलीपुरम मिले थे। उसके बाद ये जो है दूसरी हाई लेवल ऐसी कॉमराडरी दिखी जा रही है इन दोनों में। तो इसको हम लोग डिटेल में अंदर बात करेंगे इस पे। तो ये कुछ हेडलाइन थी। इस आज के दिन ज़्यादा हेडलाइंस उतने कुछ इम्पोर्टेंट आई नहीं है, सिर्फ यही है। तो इसको हम अंदर अच्छे से मैं डील करूँगी। उसके अलावा आपको तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर में अभी मिलिटेंट अटैक होते ही रहते हैं, वायलेंस वाली चीज़ चल रही है, बट इस पे काम भी हो रहा है इसको एक्टिवली कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूज़ को, अंदर डिटेल में देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स। आपको पता है प्रीलिम सेंट्रिक कोशिश कर रही हूँ मैं कि अब जो न्यूज़ आर्टिकल्स है उसमें जो भी प्रीलिम सेंट्रिक है वो बता सकूँ आपसे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अभी व्यू पॉइंट्स ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती। वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें ज़रूर देखनी है, पर जो प्री के लिए हिट कर सकती है हम उसको देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, और करंट अफेयर तो आप लोग कर ही रहे हैं हमारे लेक्चर से, मैगजीन से। चलो ठीक है, पहली न्यूज़ है यही जो मोदी शी जिनपिंग हैंडशेक की बात हो रही। तो देखो, ये पहला ऐसा जो है ना स्टेप है रिवाइव करने का बायलैटरल टाइज को, जो कि चाइनीज इनकर्शन जो हुआ था 2020 में ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, उसके बाद रिश्तों को सुधारने की एक पहल है। ठीक है, नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग जब मिले तो इस पे इन्होंने क्या बोला कि पीस जो बॉर्डर पे मेंटेन करना वो हमारी प्रायोरिटी है, और म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है दोनों कंट्रीज को बना के रखनी है। ठीक है, तो ये वाली जो टॉक्स है इस पे किस पे बात हुई, तो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी बॉर्डर वाले एरिया पे। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों की टाइज हुए हैं, इन लोगों ने दोनों ने बात किया है कहाँ पे, साइडलाइंस में, किसके, ब्रिक्स समिट जो कि काजन में हुआ है। इसमें और क्या क्या बोला है, तो देखो इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि देखो टेररिज्म पे ना हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टिफ एक्शन लेते हैं, जो कि लेना भी चाहिए, एविडेंटली सो। देखो सिंगल माइंडेड फर्म सपोर्ट जो है ना, जो लोग, देखो टेररिज्म ऐसा नहीं कि आप खुद ही कर रहे हो, टेररिज्म तभी भी टेररिज्म है ना जब आप सपोर्ट कर रहे हो टेररिस्ट को। तो इसी पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि टेरर फाइनेंसिंग भी बहुत बड़ा एक डबल स्टैंडर्ड प्ले करता है। कोई डबल स्टैंडर्ड होने नहीं चाहिए व्हेन इट कम्स टू सीरियस मैटर लाइक टेररिज्म। ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग करती हैं कुछ कंट्रीज, तो इन्होंने इसके बारे में कहा, और इन्होंने बोला इंडिया का क्लियर है, इंडिया डायलॉग और डिप्लोमेसी में बिलीव करता है, वॉर में नहीं। अगर इंडिया को मौका मिले तो इंडिया डेफिनेटली बात विवाद करना चाहेगा, पर वॉर नहीं करना चाहेगा। अपनी जो ब्रिक्स की लीडर समिट काजन है उसमें पीएम मोदी जी ने कहा है कि हमारी मीटिंग जो है ना वो इस टाइम हो रही है जब वर्ल्ड खुद बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है। इतने बड़े बड़े वॉर से, जैसे कौन से, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन वॉर, उसके अलावा इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है, बहुत सारे कंट्रीज इकोनॉमिक टर्मोइल में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनमें इकोनॉमिक कंडीशंस उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज तो है ही है, और टेररिज्म भी। उसके अलावा उन्होंने बोला कि वर्ल्ड जो है अभी नॉर्थ साउथ डिवाइड और ईस्ट वेस्ट डिवाइड देख रहा है, इन्फ्लेशन अपने चरम पे है, और फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने की जरूरत है, एनर्जी सिक्योरिटी करने की जरूरत है, वाटर सिक्योरिटी की जरूरत है। ये सारे मैटर्स अभी प्रायोरिटी है पूरे विश्व के लिए। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी का एरा है। यहाँ पे एक और इशू आ गया, देखो हमारे जो ये सारे इश्यूज है ना ये बहुत कन्वेंशनल इश्यूज है, पर जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 हो रहा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 क्या है।
ठीक है। 4.0 क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म किसने जो है वो बताया था सबसे पहले, उनका भी नाम लिख देना। तो देखो, नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो हो रहा है, लेकिन अभी साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी जमाना चल रहा है। डीप फेक, डिसइंफॉर्मेशन चीजें जो है और ज्यादा वर्ल्ड को इरोड कर रही है। तो ये सारी चीजों पे अगर इंडिया बात कर रहा है तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इन सारे टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और आपको बताई था काजन क्या है? तत्रस्तान का कैपिटल है रशिया में। चलो अब नेक्स्ट देखो। अब क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बात हुई तो जरा हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, ये इंडिया, ये है चाइना, एशियन कंट्रीज हैं और बहुत ही बड़े जाइंट्स है, इकोनॉमिक पावर हाउस है इंडिया एज वेल एज चाइना। उसके अलावा जो है ये दो कंट्रीज जो है, नेक्स्ट जो है वो यूएस को कहा जाता है ना कि पावरफुल है कंट्री। तो यूएस को अगर कोई टक्कर दे सकता है या यूएस को कोई टक्कर दे रहा है वो यही कंट्रीज है। तो अगर ये दोनों अच्छे कोर्डियल रिलेशंस बना ले रही हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जब मैं आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करी थी तो म्यांमार में मिलिट्री कू हो रखा है और इन वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जहाँ मिलिट्री पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना, वहां पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है। श्रीलंका में आपको पता है इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था, अभी भी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से रील कर ही रहा है श्रीलंका। बांग्लादेश में खुद जो है सरकार जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से चल रही है। तो ये कुछ वर्ल्ड का हाल है। और जहां तक हमारे पीएम ने बोला था कि वॉर चल रहा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर तो इधर चल रहा है, पैलेस्टीन इजराइल वॉर इधर चल रहा है, इसमें सीरिया वीरिया सब घुस गए। तो ये बहुत ऐसा खतरनाक सा समय चल रहा है। ये वर्ल्ड मैप दिखाने का यही मतलब था कि आप देखो कि सारे वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो अभी आपके 27 को टेस्ट होने वाले, आप सबको पता है, एंड आई होप आप लोगों ने बड़ी अच्छी सी रिवीजन कर ली और मुझे पता आप सबके सब बहुत अच्छा टेस्ट देकर आओगे। अपना तो बेस्ट दोगे इतना मुझे पता है, और अपना बेस्ट देना ही आपका गोल होना चाहिए। दूसरा क्या ला रहा है डज नॉट मैटर, आप क्या ला रहे हो दैट डज मैटर, डेफिनेटली मैटर्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप स्टडिंग। नेक्स्ट देखो, आपको पता है कि हम लोग का तर्कश है, वहां से आप अपना करंट अफेयर कर ही सकते हो। करंट अफेयर की मैगजीन है, क्वेश्चंस बना रहे हो ना आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। अभी रिवीजन इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन क्वेश्चन बनाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मैकडोनल्ड जो है आपको पता है इतना फेमस चेन है, वहां पे यूएस में क्या हुआ, एक इंसान मर गया और 10 लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो गए जब इन्होंने मैकडी का एक बर्गर खाया जो ई कोलाई से इन्फेक्टेड था। उसके बाद मैकडी ने क्या किया, वो जो क्वार्टर पैटी है ना जिसके अंदर ई कोलाई इन्फेक्टेड था, या स्लिवर्ड अनियन, वो बंद कर दिया कुछ स्टेट्स में। ठीक है। तो क्या ये आउटब्रेक यूएस से बाहर भी हुआ है? नहीं, यूएस के ही 10 स्टेट्स में रिस्ट्रिक्टेड है ये आउटब्रेक। लेकिन ई कोलाई जो है ना वो एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स कॉज करता है, जो कि इंडिया में अनकॉमन नहीं है। ऐसा नहीं कि यूएस में हुआ है तो इंडिया में होता नहीं है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में काफी कॉमन है इकोलाई के इन्फेक्शन। कब? जब समर और रेनी सीजन आता है ना, तब आप देखते हो कि लोगों के ना पेट ज्यादा खराब होने के इश्यूज आते हैं। लोग बोलते हैं अरे उल्टी हो रही है, पेट खराब हो रहा है। बरसात में मत खाओ बाहर का, बोलते हैं ना, तले हुए चने मत खाओ, बाहर जा करके लोग क्या कहते हैं पकौड़ी शकौड़ी खाते हैं, वो सब मत खाओ। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जीआईटी इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इंडिया में ये काफी कॉमन है, ये दिख रहा होगा। अब कितना कॉमन है वर्ल्ड में, तो 500 से ज्यादा आउटब्रेक जो डायरियल डिजीजेस के होते हैं ना। डायरिया मतलब क्या? जब जो है इंटेस्टाइन जो है हमारा, जो पूरा डाइजेशन है वो सही से काम नहीं करे, डायरिया हो जाए, तब लूज मोशंस होते हैं, स्टूल्स होती है, उल्टियां होती है, तो उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। ये कॉमन टर्म है। जो लूज मोशंस हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में, अगर आप फॉरेन में जाओगे ना तो वो लोग कोई लूज मोशन टर्म नहीं यूज करता। आप नोटिस करोगे वो बोलते हैं डायरिया हो गया है मुझे। तो वो लोग डायरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरिया का मतलब भी होता है रनी स्टूल। ठीक है। तो ये वाली चीज है। इसके जो केसेस है ना, वो 500 से ज्यादा आउटब्रेक जो है डायरिया के इंडिया में 2023 में हुए थे। ई कोलाई सबसे कॉमन बैक्टीरियल सैंपल था जो पेशेंट्स में मिला जब आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एंटी माइक्रोबियल सर्वेलेंस का एक रिपोर्ट आया आईसीएमआर का। ठीक है। उस रिपोर्ट में उसने क्या बोला कि जो ई कोलाई पैथोजन की तरह काम कर रहा है। पैथोजन किसको बोलते हैं? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ना, उनको पैथोजन बोलते हैं। तो ई कोलाई जो है पैथोजन की तरह काम कर रहा है। 23.19% जो जितने भी सैंपल मिले ना किसी भी हॉस्पिटल से, वहां पे सर्वेलेंस हुआ तो ई कोलाई के केसेस दिखते हैं। ठीक। एक हमारे पास इंडिया में अथॉरिटी है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड, उसने एक ना पूरा लैब का नेटवर्क बनाया हुआ है। 34 लैब माइक्रोबायोलॉजी लैब नेटवर्क बनाया हुआ है जिसपे टेस्ट होंगे फूड प्रोडक्ट्स के, जिसमें 10 पैथोजन पे टेस्ट होगा कि हमारे खाने के जो प्रोडक्ट इंडिया में मिल रहे हैं उसमें 10 पैथोजन के ऊपर टेस्ट होगा क्योंकि पैथोजेंस खराब है। उसमें से एक इकोलाई भी है, एक साल्मोनेला भी है और एक लिस्टेरिया भी है। आप ये तीनों नाम याद रखोगे। ठीक है।
ये सारे क्यों इन पे टेस्ट हो रहा है? क्योंकि ये कंटामिनेशन कर देते हैं खाने में, और एफएसएसएआई का ही काम है कि इसको टेस्ट करे और चेक करे कि इंडियन खाने में ये है भी कि नहीं। इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को इकोलाई इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसकी सिम्टम्स, उसको 102 डिग्री बुखार रहेगा, परसिस्टेंट डायरिया रहेगा, ब्लडी डायरिया भी रहेगा, ब्लड के स्टेसिस दिखेंगे, वोमिटिंग होगी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना इकोलाई इन्फेक्शन में? डिहाइड्रेशन। क्योंकि जो भी पानी का कुछ भी फ्लूइड लो, ओआरएस लो, वाटर लो, वो सब स्टूल बन के बाहर आ जाता है, ठीक है? वो सारा का सारा जो है वो लूज मोशंस में बाहर आ जाता है, और कई केसेस में लोगों को किडनी इंजरी तक हो जाती है, ठीक है? ट्रीट कैसे करना? तो क्योंकि इकोलाई एक बैक्टीरिया से होता है, इकोलाई नाम के ही बैक्टीरिया से होता है, तो इकोलाई इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया से होता है, इसलिए एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं ना, कई केसेस में बिना किसी चीज के भी लोग एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप मना कर रहे होते हैं डॉक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। बहुत प्रॉपर एक क्लास ली थी मैंने, जिसमें एक एक चीजें बताई थी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब हो जाता है ना, जब आप कोई भी जो दवाई होती है जो किसी भी बैक्टीरिया को मारती है, उसके आप प्रॉपर डोजेस ना लो, या फिर आधे में लेके खत्म कर दो, या बिना पूछे लेते रहो। तो बैक्टीरिया जो है ना, जैसे हमारी बॉडी पहचान लेती है ना किसी भी पैथोजन को और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है, वैसे बैक्टीरिया भी याद रख लेता है कि हाँ ये आया था इसने मुझे, और वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो इन डॉक्टर्स ने क्या बोला कि एंटीबायोटिक का बेमतलब का जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है ना, उसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने की वजह से इकोलाई का ट्रीटमेंट मुश्किल हो गया है। इनफैक्ट क्या देखा गया था, एक बहुत फेमस और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जिसका नाम है कार्बापेनेम, याद रखना, ठीक है? कार्बापेनेम। कार्बापेनेम का डिक्लाइन देखा जा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग ये एंटीबायोटिक है, फिर भी इसकी इफेक्टिविटी 81% से घट के 62% हो गई है। तो ये खतरनाक बात है। अब कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब डायरिया हो जाए आपके 1 से ज्यादा दिन, पहली चीज तो 1 से ज्यादा दिन तक डायरिया रह रहा है, उसके अलावा हर आधे घंटे पे अगर वॉशरूम जाना पड़ रहा है, और उसमें आपको ब्लड भी दिख रहा है, और साथ साथ वोमिटिंग भी हो रही है, और पानी बिल्कुल ही नहीं पच पा रहा है, तब जरूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। वरना चीजें खुद भी ऐसे नॉर्मल भी पेट खराब हो तो भाग के नहीं जाना चाहिए डॉक्टर के पास, और एंटीबायोटिक लेके अपनी हालत नहीं खराब करनी चाहिए। ये देखो, ये है इकोलाई, बहुत ही छोटा है, माइक्रोमीटर में आपको दिख रहा होगा। इकोलाई क्या है? ये एक वन सेल्ड बैक्टीरियम है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा। हमारे इंटेस्टाइन में होता ही है, लेकिन अगर ये हमारे इंटेस्टाइन में होता ही होता है, तो फिर ये बीमारी क्यों कॉज करा है? क्योंकि जैसे हम अलग अलग ब्रीड्स होते हैं डॉग के, वैसे ही हमने बैक्टीरिया में देखा है अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेन जो है वो अलग 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इकोलाई के कुछ स्ट्रेन इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। इकोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और इतना छोटा है कि हम जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है? उसके अलावा क्या है, स्ट्रेन की बात की जाए तो 100 से ज्यादा इकोलाई के स्ट्रेन है, ठीक है? और ये स्ट्रेन जो है किस बेसिस पे साइंटिस्ट क्लासिफाई करते हैं? तो जो कंपाउंड उनके बॉडी सरफेस पे होता है उस पे। हमारे बॉडी में क्या रोल है? तो ज्यादातर इकोलाई, जैसे मैंने कहा, हार्मलेस है, वो हेल्प कराते हैं हमारे डाइजेशन में, विटामिन भी बनाने में मदद करते हैं, कई केसेस में हमें जर्म से भी बचाते हैं। पर कुछ कुछ स्ट्रेन जो होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से लेकर के रीनल फेलियर, रीनल जब भी लिखा रहे ना तो किडनी से रिलेटेड होता है, किडनी फेलियर से लेके सेप्टिक शॉक तक करा देता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इकोलाई कैसे ट्रांसमिट होता है? तो कंटामिनेटेड, गंदे खाने से, या फिर कोई रॉ या अनकुक्ड मीट खाते हैं ना, जैसे यूएस वगैरह में आपने देखा होगा, बड़ा इन लोग का कल्चर होता है ना रॉ मीट वगैरह, स्पेशली एशियन कंट्रीज में ना ये लोग बहुत रॉ मीट चीजें खाते हैं। तो ये रॉ मीट बिल्कुल अच्छा नहीं, रॉ और अनकुक्ड चीजें जब खाते हैं ना तो इकोलाई का ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर वेजिटेबल्स अनकंटामिनेटेड है या स्प्राउट, सिम्टम्स क्या इकोलाई के? तो ये हमने पहले ही बात कर ली थी। तो ये सारी चीजें कुछ इकोलाई से रिलेटेड थी। नेक्स्ट देखो, एक साइक्लोन है उड़ीसा में आने वाला जिसका नाम है साइक्लोन दाना। पहले तो नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कल को सिर्फ सिंपली पूछ देगा कि साइक्लोन दाना क्या था, कहाँ आया था? उड़ीसा में। अब उड़ीसा में आया था तो कौन से ओशन के ऊपर ये साइक्लोन फॉर्म हुआ होगा? तो ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर। ये जो है वो बोला जा रहा है कि लैंडफॉर्म क्रिएट कर, मतलब लैंड स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है, कहाँ पे? भीतरकनिका और धमरा रीजन जो कि उड़ीसा में, और इसकी स्पीड प्रिडिक्ट की गई 100 से 120 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा होता है। आईएमडी जो है उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है, चांसेस है कि ये जो स्टॉर्म सर्ज जो है वो कुछ कुछ एरियाज उड़ीसा के, जैसे केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ये लो लाइंग एरियाज है, यहाँ पे इनंडेशन कर सकता है। और क्या हो सकता है इनंडेशन से? क्या होता है ना, लैंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ से काटने लगता है, या फिर इतनी ज्यादा हवा की स्पीड होती है ना कि लैंडफॉल हो जाता है।
ये साइक्लोन जो है ना मेजर कॉज किसको, मतलब सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ करेगा, जो झोपड़ी वाले घर नहीं होते हैं उनके, क्योंकि उनकी छत ही उड़ा के ले जा सकता है, इतनी स्पीड होगी। प्लस इसमें इतना ज्यादा पावर है कि जो कम्युनिकेशन लाइंस है ना, जैसे कि जितने जितने वायर्स होंगे वो सब डिसरप्ट हो जाएगा, ठीक है। पेड़ वेड़ भी जो है वो उखाड़ के ले जा सकता है क्योंकि इतना स्ट्रांग है। तो गवर्नमेंट ने अलर्ट कर दिया है लोगों को, जो वल्नरेबल लोग हैं उनको ले जाने के लिए। 4 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, शेल्टर होम्स पहुंचा दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सीएम कौन बने हैं उड़ीसा के, तो मोहन चरण मांझी, ठीक है। तो मोहन चरण मांझी ने बोला है कि 11 सुबह थर्सडे को 11 बजे तक सबको इवैक्यूएट करा लो। कौन कौन से एरिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम इम्पैक्ट झेल सकते हैं, तो एक है जगत सिंहपुर, उसके अलावा केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे विंड की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट, स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं। अब इम्पैक्ट को ब्रेस करने के लिए हमारी एनडीआरएफ टीम क्या क्या कर रही है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या होता है जब कोई स्टॉर्म होता है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आती है, तो गवर्नमेंट कैसे, कल को आप लोग भी एसडीएम बनोगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनोगे, तो आप लोग को ये सब चीजें देखनी पड़ेगी कि कभी नेचुरल डिजास्टर आता है तो कैसे चीजों को मैनेज करना है। तो देखो एनडीआरएफ की टीम ने 56 टीम, एनडीआरएफ ने 56 टीम 5 स्टेट में लगा दी है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में आ रहा, तो उड़ीसा वेस्ट बंगाल भी इक्वली वल्नरेबल हो जाता है, जिसमें से 20 उड़ीसा में होंगी, 17 वेस्ट बंगाल में होंगी। ईस्टर्न रेलवे जो है वो 190 लोकल ट्रेन जो है वो सियालदह डिवीजन में नहीं चलाएगी 8 बजे के बाद, ठीक है। ट्रेन चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके अलावा 150 के ऊपर एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो साउथ ईस्टर्न रेलवे जंक्शन के बीच में कैंसिल कर दी गई है, ठीक है। 150 के ऊपर ट्रेन को कैंसिल किया गया, यानी आपको दिख रहा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इम्पैक्ट होता है जब नेचुरल डिजास्टर होता है। 14 के ऊपर ट्रेन जो पास कर रही थी उनको कैंसिल किया गया। कोलकाता एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड करा दिए गए हैं। और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को क्या बोल दिया गया है कि शेल्टर्स बनाओ, ताकि इमरजेंसी इवैक्यूएशन अगर कराना पड़े, लोगों को ले जाना पड़े, तो इमरजेंसी शेल्टर्स होनी चाहिए। और ये काम किसको मिलता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स होती है एनडीआरएफ, उसको एक स्टेट में भी होती है, उसको एसडीआरएफ बोलते हैं, ठीक है। ये सारे क्या देखते हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होते हैं, तो ऑफकोर्स डिजास्टर को देखते हैं। तो ये साइक्लोन कहाँ पे आया है, ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। साइक्लोन का नाम है दाना। साइक्लोन के बारे में आपको पता ही है क्यों होता है साइक्लोन, हमने क्या देखा है, साइक्लोन क्यों फॉर्म होता है आप सबको पता है। जब वार्म एयर या फिर उसको बोल सकते हैं मॉइस्ट एयर राइज करता है, राइजेस ओवर क्या, किसी ओशन को, अगर ओशन का पानी काफी गर्म हो जाता है, ओवर ओशन वाटर, तो वो राइज कर जाता है। आपको पता है ना, जो वार्म एयर होता है वो ऊपर जाता है और वहां पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है। अब ये लो प्रेशर एरिया जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, साइक्लोन का ना फॉर्म ले लेता है। तो लो प्रेशर एरिया की वजह से ही साइक्लोन आता है। एक समुद्र हुआ, जैसे मान लो ये समुद्र है, यहाँ का पानी गर्म हुआ, हीट होने की वजह से क्या होगा, वार्म एयर ऊपर चला जाएगा और यहाँ लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और धीरे 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 यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होता है, ठीक है। अलग अलग तरह से घूमता है साइक्लोन। और कोरियोलिस जो कोरियोलिस फोर्स है वो बहुत हेल्प कराता है। देखो ये तो ऊपर चला गया, लेकिन ये घूमता कैसे है, किसकी मदद से, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स जो है साइक्लोन को स्पिन करवा देता है। कैसे स्पिन करवाता है, तो आपको पता ही होगा, सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, मुझे पता ही है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज स्पिन करता है ये, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है, एनएच मतलब नदर्न हेमिस्फीयर लिख रही हूँ, उसमें काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करता है। अब क्योंकि 2 तरह से स्पिन कर रहा है, तो घूम घूम के ये साइक्लोन जो है, जैसे हमें पिक्चरों में देखते हैं, ऐसे 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 चलता है। क्यों चलता है, इसी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो साइक्लोन को हम लोग एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, जो कि लो प्रेशर एरिया में होता है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है विंड की, और वो धीरे धीरे जब आता है तो बहुत ज्यादा अपने साथ पावर लेकर के आता है, ठीक। तो ये सारी कुछ चीजें थी साइक्लोन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, आपको पता है इंडिया जो है अभी गया है कीनिया के पास। कहाँ गया है, कीनिया के पास। कीनिया से ये बोल रहा है कि चीता लेके आने के लिए। देखो अभी हमने कहाँ से, हमारा जो ये प्रोजेक्ट था ट्रांसलोकेशन वाला, चीता प्रोजेक्ट ट्रांसलोकेशन, यहाँ पे एमपी में हम लोग चीता लेके आए थे। कहाँ से लेकर आए थे, तो 2 जगह से लेकर के आए थे। साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे, नामीबिया से लेकर के आए थे। अभी एक 4 मेंबर की टीम बनी है, जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर्स हैं उसमें। वो कहाँ गए हैं, कीनिया गए हैं, एमओयू फाइनलाइज करने के लिए, ताकि कीनिया से चीता लाया जा सके। तो देखो ये जो सबसे पहले क्या होता है ना, कीनिया से 6 मेंबर की टीम दिल्ली आई थी, और फिर अब ये सेकेंड बार हम लोग जा रहे हैं कीनिया में, ठीक।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रोजेक्ट चीता के अंदर से चीता लाए गए थे ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज, सॉरी वो की है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज, जो कि कहाँ के, अफ्रीका के नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक कंट्रीज, जैसे कि साउथ अफ्रीका। और तो देखो अफ्रीका खुद सदर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी लाई। अफ्रीका इतना बड़ा कंट्री है ना, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, तीनों वहां से क्रॉस करता है। तो क्या होता है ना कि हमने नामीबिया साउथ अफ्रीका से जब चीते लेकर आए ना, तो उन्होंने विंटर कोट डेवलप कर लिया था अपनी बॉडी पे। और ये विंटर कोट इंडियन मानसून के टाइम पे, जब इंडियन मानसून आए और इनके गीले हुए, तो इनके ऊपर जो रेडियो कॉलर्स गले पे लगाए गए थे ना, वो इन्फेक्ट होकर बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन अगर हम कीनिया से लेकर के आएंगे चीता को, तो कीनिया का जो क्लाइमेट है ना, वो इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बेटर सूटेड है। इसलिए क्या बोला जा रहा है कि कीनिया से लेके आते हैं, क्योंकि कीनिया वाले जो है वो ऐसे हेमिस्फीयर में लाई करते हैं जो इंडिया से काफी मिलता जुलता है, और वो आराम से रह पाएंगे चीता जब यहाँ आएंगे, और उनको इस तरह का कॉलर इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें चेंजेस करती रहने पड़ेंगे आने जाने टाइम पे, ताकि पता चल सके क्या चीजें बेटर है, क्या चीजें बेटर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो कमेटी बन रही है, ये जाएगी कीनिया में, डेवलप करेगी। अब चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कब आया था? तो सितंबर 17 2022 में आया था। ये रिस्टोर करना चाहता था चीता पॉपुलेशन का, जो कि एक्सटिंक्ट हो गई थी इंडिया में 1952 में। ये प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कर रहा था क्या? ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता साउथ अफ्रीका नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क एमपी में। ये प्रोजेक्ट किसने इंप्लीमेंट किया था? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। किसके साथ कोलैब कर रहा था? तो एमपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि एमपी में ही जा रहा है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और कुछ चीता एक्सपर्ट जो कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। अब चीता की बात की जाए तो चीता जो होता है फास्टेस्ट लैंड एनिमल कहलाता था इंडिया में, तो अब बचा नहीं। अगर आप एशियाटिक चीता की बात करो तो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पर अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, तो आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि 1954 में चीता जा चुका है। अफ्रीकन और एशियाटिक चीता में क्या अंतर है? तो अफ्रीकन चीता में 6000 से 8000 अफ्रीकन चीता जो है वाइल्ड में पाए जाते हैं। एशियाटिक बहुत कम है। अफ्रीकन चीता बड़े साइज के होते हैं अगर आप एशियाटिक से कंपेयर करो, और एशियाटिक चीता थोड़े छोटे होते हैं, उनमें ज्यादा फर होता है, छोटा इनका सिर भी होता है, और यूजुअली रेड टाइप के आईज होते हैं। किसके? एशियाटिक चीता के। अब तो काफी कम बचे कुछ। अभी एशियाटिक चीता सिर्फ ना एक ही जगह है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहीं पे पाया जाता है। वो कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री है जहाँ पे वो चीता पाया जाता है? इसको तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में आंसर करना। और ये हो गया आज का पूरा लेक्चर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है बिकॉज यू शुड रिमेम्बर। ऑप्शन दूंगी तो शायद याद ना रहे, इसी बहाने आप लोग चेक करोगे कि चीता का साइंटिफिक नेम क्या है। ऐसे आप बोलोगे साइंटिफिक नेम कहाँ ही आता है मैम। देखो कुछ चीजों का साइंटिफिक नेम जो है ना वो पता होना चाहिए, सबका पता हो ना हो, पर कुछ चीजों का इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बार बार न्यूज में आ रहे हैं। तो कल को हो सकता है कि साइंटिफिक नाम एज इट इज आ जाए, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं तो हूँ ही नहीं साइंस का स्टूडेंट, या मैं तो हूँ ही नहीं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ मैं। तो उस टाइम आपको ये चीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो मुझे साइंटिफिक नेम बताना चीता का, और कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर था 1 ओनली, और आप सबने ही ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है। सो कीप रीडिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। चलो बाय।